हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी और इनकम टैक्स में आज यानी कि 1 जुलाई से हो रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस। तो उन्हीं इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड अलर्ट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आपको याद दिला दूँ, GSTR 3B की तरह GSTR 1 अगर आपको निल फाइल करनी है तो आप एक सिंपल SMS के थ्रू उसे फाइल कर पाएंगे। किस तरीके से आपको फाइल करनी है, आपको 14409 पर SMS करना है। उस SMS में आपको क्या टाइप करना है, निल स्पेस R1 स्पेस आपका GST नंबर स्पेस आपका टैक्स पीरियड। अगर आप मंथली फाइलर्स हैं तो आपके लिए टैक्स पीरियड फॉर एग्जांपल अप्रैल मंथ की यहाँ पे अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 04 जो आपका मंथ है, 2020 जो आपका ईयर है। क्वार्टरली फाइलर्स हैं तो अप्रैल मई जून अगर आपका क्वार्टर है तो जून जो क्वार्टर एंड है उस मंथ को आपको लिखना है 06/2020। मार्च क्वार्टर एंड की अगर आप फाइल कर रहे हैं जनवरी फरवरी मार्च तो मार्च एंड हो रहा है तो 03/2020। ये आपके क्वार्टरली फाइलर्स के लिए सेम प्रोसेस है जो GSTR 3B के लिए है। आपको एक 6 डिजिट का कोड आएगा, उसके बाद आपको जैसे ही वो कोड आएगा आपको मैसेज करना है CNF स्पेस R1 स्पेस और वो कोड आपको एंटर करके 14409 पर सेंड कर देना है। जैसे ही आपकी सक्सेसफुल फाइल हो जाएगी आपके पास एक ARN नंबर जनरेट होगा। उस ARN नंबर से आप अपने पोर्टल पर चेक कर सकते हैं कि आपकी GSTR 1 फाइल हो गई है या नहीं। तो चलिए, ये तो थी GSTR 1 फाइलिंग की बात। साथ ही साथ आपको 2 चीज़ें और ध्यान रखनी है कि आपने पोर्टल पर कोई डाटा सेव ना किया हो। अगर पोर्टल पर कोई डाटा आपने सेव किया है तो फिर आप SMS के थ्रू निल रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। सेकंड, आपकी कोई पेंडिंग GSTR 1 ना हो। अगर आपने प्रीवियस पीरियड की GSTR 1 फाइल नहीं की है तो फिर आप इस मंथ की GSTR 1 SMS के थ्रू फाइल नहीं कर पाएंगे। और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपका GST पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस है जो आपको पहले चेक कर लेनी है, अदरवाइज़ SMS फाइलिंग में आपको एरर आ सकती है। तो ये तो थी फर्स्ट अपडेट। अब चलते हैं हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन की तरफ। ये है हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन नंबर 57/2020, जिसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज किया गया है। क्या किया गया है ये चेंज, ये मैं आपको एक बार दोबारा से रिमाइंड करा रही हूँ। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में कहा गया है जुलाई 17 से लेकर जुलाई 2020 तक की अब जो आपकी मैक्सिमम लेट फीस होगी वो केवल और केवल 500 होगी। अगर आप अपनी सभी पेंडिंग रिटर्न्स 30 सितंबर तक फाइल कर देते हैं। मैक्सिमम 500 रुपये मैं बोल रही हूँ क्योंकि अगर आपकी निल टैक्स लाइबिलिटी है तो ऐसे केस में आपकी लेट फीस 0 हो जाएगी। और अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो मैक्सिमम कैपिंग वहाँ पे 500 रुपये की लगा दी गई है। 250 रुपये CGST, 250 रुपये SGST। क्या कंडीशन मैंने आपको कही है कि अगर आप इसे 30 सितंबर तक फाइल कर देंगे। तो चलिए, इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे बता रही हूँ। दोस्तों, आपके लिए स्पेसिफाइड डेट्स बताई गई हैं GSTR 3B फाइलिंग की। जैसे कि फरवरी के लिए आपको 30 जून दी गई है स्पेसिफाइड डेट। अगर आप दी गई स्पेसिफाइड डेट्स तक अपनी GSTR 3B फाइल कर लेते हैं तो ऐसे केस में आपकी लेट फीस 0 है, चाहे आपकी टैक्स लाइबिलिटी है चाहे आपकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आप दी गई स्पेसिफाइड डेट्स तक अपनी 3B फाइल नहीं करते हैं, जो आपको स्पेसिफाइड डेट्स दी गई हैं, अगर उन डेट्स तक आप अपनी 3B फाइल नहीं करते हैं, उनके बाद करते हैं, तो आपके लिए फिर ये लेट फ़ी लगाई जाएगी 500 रुपये की कैपिंग वाली। कब तक? 30 सितंबर तक। या तो आप दी गई स्पेसिफाइड डेट्स तक अपनी 3B फाइल कर दीजिए, ऐसे केस में आपके लिए कोई भी लेट फीस नहीं है। लेकिन आप दी गई स्पेसिफाइड डेट्स तक अगर अपनी 3B फाइल नहीं करते हैं लेकिन 30 सितंबर तक फाइल कर लेते हैं तो फिर आपके लिए मैक्सिमम लेट फ़ी 500 रुपये लगाई जाएगी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, आपकी सभी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। तो ये थी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको रिमाइंड करानी थी। अब चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकम टैक्स में। आज से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज किया गया है, सेक्शन 194N, जो आज से इफेक्टिव हो रहा है 1 जुलाई 2020 से। क्या कहता है ये सेक्शन?
दोस्तों ये सेक्शन कहता है कि अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं, कोई भी बैंकिंग कंपनी आपको कैश पे करती है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज़ एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग आपको कैश देती है, या फिर आपको पोस्ट ऑफिस से कैश विड्रॉ करते हैं, तो अगर आपकी वो कैश विड्रॉल 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, पूरे फाइनेंशियल ईयर की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, किसी एक सिंगल ट्रांजैक्शन की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, तो ऐसे केस में जो बैंक है वो आपका 2% TDS डिडक्ट करेगा। किस अमाउंट पर डिडक्ट करेगा? जो भी आपकी 1 करोड़ से एक्सेस होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने 70 लाख विड्रॉ कर लिए हैं, उसके 4 महीने बाद ही आप 40 लाख और विड्रॉ करने गए, तो आपकी टोटल विड्रॉल कितना हो गया? 1 करोड़ 10 लाख। तो 1 करोड़ से ऊपर जो ये 10 लाख की अमाउंट है, इस 10 लाख की अमाउंट पर 2% TDS डिडक्ट किया जाएगा। तो ये आज से लागू हो गया है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट जो है चेंज किया गया है इस सेक्शन के अंदर, चलिए एक बार मैं वो आपको दिखाती हूँ। प्रोवाइडेड दैट in case of recipient who has not filed the return of income for all of the 3 assessment year relevant to the 3 previous year। अब जिस फाइनेंशियल ईयर के कैश विड्रॉल की मैं बात कर रही हूँ, अगर आपने उससे पिछले 3 सालों की रिटर्न फाइल नहीं की है, तो ऐसे केस में आपकी ये जो 1 करोड़ की लिमिट है इसको चेंज कर दिया जाएगा। क्या चेंज किया जाएगा? आपके लिए ये लिमिट कम हो करके 20 लाख रुपए हो जाएगी। यानी कि अगर आप 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का बैलेंस विड्रॉ करते हैं, तो ऐसे केस में बैंक आपका 2% TDS डिडक्ट करेगा। मान लीजिए आपने 25 लाख किया, तो 20 लाख से जितना ऊपर किया उस पर 2% TDS डिडक्ट किया जाएगा 1 करोड़ तक। 1 करोड़ से ऊपर का अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं, तो फिर बैंक आपकी 5% डिडक्ट करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही केयरफुल यहाँ पे रहना है। इस तरीके से आपका TDS डिडक्ट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज जो कि आया है आपकी MSMEs की रजिस्ट्रेशन को लेकर। अब आपका जो MSMEs का रजिस्ट्रेशन है वो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर किया जाएगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उद्योग आधार पर, तो आपको भी अब उद्यम रजिस्ट्रेशन पर जा कर के नया रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पूरा प्रोसेस मैं आपके साथ ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स बता रही हूँ। दोस्तों साथ ही एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ है कि अब भले ही आप ट्रेडर हैं, आप अपने आप को MSME रजिस्टर करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है बिकमिंग अ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज एनी पर्सन who intend to establish a micro small or medium enterprise may file उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन इन द उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है, कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाई गई है, तो भले ही आप ट्रेडर हों आप भी MSME रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जा कर के बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन आपको करनी है। कोई डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने की, अपलोड करने की ज़रूरत अब नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है हमारे ट्रेडर्स के लिए, जिनके लिए पहले ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था MSME रजिस्ट्रेशन का। अब उनके लिए ये जो है ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, किसी भी व्यक्ति के लिए ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है एनी पर्सन। तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही साथ इसमें आपका अब जो GSTN का डाटा है और आपका इनकम टैक्स का डाटा है उसको लिंक किया जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी क्लासिफिकेशन ऊपर बताई गई है, माइक्रो एंटरप्राइज़ के लिए स्मॉल एंटरप्राइज़ है, आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, जब मीडियम लेना चाहते हैं, तो आपका जो यहाँ पे टर्नओवर का क्राइटेरिया है वो कहाँ से लिंक किया जाएगा, कहाँ से मैच किया जाएगा। जो डिटेल्स आपने अपनी GST रिटर्न्स में फ़ाइल की हैं, जो GST पोर्टल पर आपकी डिटेल्स है, जितना टर्नओवर आपने GST पोर्टल पर दिखाया हुआ है और जितना आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर दिखाया गया है, तो दोनों ही जगह से आपका जो टर्नओवर है वो वेरीफाई किया जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं यहाँ पे आपको दूंगी कि आप अपना GST का टर्नओवर और अपने इनकम टैक्स के टर्नओवर को बहुत ही केयरफुली चेक कीजिएगा, मैच कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस ऐसे होते हैं कि दोनों जगह अलग अलग टर्नओवर दिखाई देता है।
मिसमैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो अब लिंकिंग होगी वो आपकी जीएसटी से और इनकम टैक्स से होगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो मैंने आपके साथ किए हैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस। आई होप ये आपके लिए है रेलिवेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।